बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, खैर आफियत से के साथ गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन बड़ा अच्छा जा रहा होगा। वीकेंड स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग जो है अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारे प्लान्स किए हुए होंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन गर्मी भी शदीद है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसके साथ हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने से क्या होगा कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होती नज़र आएंगी। जब आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे कमतर हैं, जब आप उनको देखते हैं तो अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता की है और आप अपनी रोज़मर्रा के काम जो है वो अंजाम दे सकते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी उस्मान खान बाबर साहब मौजूद हैं, जो कि डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मुल्तान एंड यूथ विंग से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो से आप। और इसके साथ ही जो है हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना सज्जाद साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज 28 मई इस दिन को जो है यौम तकबीर भी कहा जाता है। आज के दिन जो है नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बन के आज के दिन उभरा। इस हवाले से भी बात करेंगे। थोड़ा जो आजकल सियासी सूरत हाल है, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है, उस पर भी बात करेंगे। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी मैम, अल्लाह का करम है। क्या आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? बस मैम, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, अपने हलके में लोगों की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जितनी खिदमत हो सके उसको हम उतनी उतनी कोशिश में मसरूफ़ हैं कि जितने लोगों की खिदमत कर सकें, जितनी हमारे से हो सकता है हम उतनी खिदमत सही। तो अच्छा, 28 मई के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि इस दिन के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैम 28 मई बस ये आपको पता है बड़ा तारीख़ी दिन है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा जो है, इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और आज पाकिस्तान जो है वो हम बड़े फ़ख्र से जिधर भी हम जाते हैं तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक एटमी मुल्क हैं हमें। हाँ, एटमी मुल्क है। और उन्होंने जितनी भी उस टाइम का प्रेशर था और जो भी सब आपके सामने है, लोगों को भी पता है तारीख का, तो हमें फ़ख्र है मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी और अपने कायद पे और पाकिस्तान पे भी हमें फ़ख्र है। और आज हम अल्लाह का शुक्र है, हम जिस तरह से आपको पता है जदीद दौर की तरफ दुनिया जा रही है, तो उस हवाले से हम भी उनकी एक सफ़ में हम खड़े हैं और हम अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के हम उनसे बात भी करते हैं और उनको हम बताते हैं कि हम भी आपसे मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। तो कौन सही। राना साहब, आप क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रूही का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आसमा, बात यह है कि 28 मई हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो जुर्रताना फैसला उस वक्त किया, शायद ये कोई और ना कर सकता। और उन्होंने जो ये 5 एटमी धमाके किए पाकिस्तान को, बल्कि ये कह लें कि आलम इस्लाम को उन्होंने जो ताकत दी, पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है आलम इस्लाम में जो एटमी पावर बना। और मैं यहाँ पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को भी खैराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि ये उन्होंने शुरू किया था। एटमी बम बनाने वाले सैयद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं और उसको जो धमाके की हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए हैं। हम इन दोनों को खैराज तहसीन पेश करते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मजबूत हुआ और हमें जो है वो अपने दुश्मन को जो है, जब से हम हमने उन्होंने 2 धमाके किए थे, हमने 5 किए थे इंडिया ने, तो अब वो हमारी तरफ को मैली आंख से नहीं देख सकता। देखो, भुट्टो साहब ने कहा भी था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है एटमी बम जो है एटमी बम बनाएंगे और वो उन्होंने बनाया। बिल्कुल।
अच्छा, एक तो हमारी ये बात हो गई, इस दिन की अहमियत के हवाले से भी हम बात करना चाह रहे थे। फिर दूसरा, इस टाइम जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत सारी चीज़ें जैसे पेट्रोल का एकदम बढ़ जाना और अवाम के ऊपर जो है एकदम प्रेशर आया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस दफ़ा 30 रुपये इकट्ठे जो है वो बढ़ा दिए गए, अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। क्या कहना चाहेंगे, एकदम से इतना प्रेशर डाल देना, बोझ डाल देना अवाम के ऊपर, महंगाई का तूफान ले आना? मैम, जैसे कि आपको पता है कि कल अपना मियाँ साहब की उन्होंने कौम से खिताब भी किया है और आपके सामने है, लोगों ने देखा, कौम ने देखा कि वो खिताब करते हुए आप दीदा भी हो गए। तो उसकी वजह यह है कि उन्हें बहुत तकलीफ़ में है, हमारी जो लीडरशिप है, पूरा मुल्क, अपना राणा साहब बैठे हैं, इन्हें भी पता है, सारे हमारे सीनियर हैं ये भी, तो इनकी लीडरशिप भी, इनको भी पता है कि पिछले 3-4 साल में क्या हुआ, क्या गलत फैसले हुए। और ये तो जो समरी है, आपको भी पता होगा, आपके रिकॉर्ड पे होगा कि जिस दिन मियाँ साहब ने हलफ लिया, उसी दिन की ओगरा की समरी जो है वो उनकी टेबल पे आ गई थी कि जी ये आपने हमें 80 रुपये लीटर की उनको समरी उनको भेज दी थी ओगरा ने, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था या जिस दिन उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को उन्होंने संभाला था। तो उन्होंने उस टाइम का उसको रख दिया था। उन्होंने कहा था मैं आवाम पे बोझ नहीं डाल सकता। तो ये तो इनके एग्रीमेंट हुए थे IMF के साथ कि हमने इनको अपना जो है पेट्रोल को इन्होंने किया हुआ था कि हम इसको जो है वो जो भी इनका था, तो वो उस वजह से जो है वो इनको बढ़ाना पड़ा है। ये बड़ी, वो भी खुद बहुत तकलीफ़ में है, हमें भी तकलीफ़ है, हमें भी अंदाज़ा है कि लोगों पे बोझ है और सारा कुछ, लेकिन अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आपको पता है हमारा जो पैसा है वो भी डिवैल्यू हो रहा है दिन ब दिन। तो डॉलर का भी आपको के सामने है कि डॉलर कहाँ पहुँच गया है। क्योंकि काफ़ी टाइम से तो वो यही कह रहे थे ना कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं महीना डेढ़ तो उन्होंने उसको देखा, फिर लेकिन आपको पता है कुछ फिर मजबूरियाँ भी होती हैं, तो लेकिन ये कि करना था, ये तो डेफिनेट था कि इसको तो उन्होंने वो करना था। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके वो कोई ना कोई रिलीफ देंगे इसमें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें आसमा, जैसे आपने बात की पेट्रोल की भी 30 रुपये लीटर जो है वो बढ़ा दिया गया है। खान साहब ने जो बात की है, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। बिल्कुल उन्होंने जो इनका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल बजा है। देखें, ये फैसले जो हैं वो ये नहीं होता कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया और मैंने फ़ौरन से ये मामला फैसले मैंने कर दिए। नहीं, ये जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये जो लोग हम पर पौने 4 साल मुसल्लत रहे, ये इनकी नाहली के असरात जो हैं वो हम पर, वो अवाम पर आ रहे हैं और ये अभी आएंगे। ये नहीं है कि अभी से रिलीफ मिल जाएगा, अभी आगे और आएंगे। उसकी वजह यह कि इन लोगों के गलत फैसले जो इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं उसके मुताबिक ही जो है वो चल रहा है। इसको ऐसा कह लें कि अब आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, आपकी जगह पे कोई और आकर बैठेगा, होस्ट करेगा, तो उसने भी उसी गाइडलाइन के मुताबिक ही चलना, उसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। तो ये जो पिछली हुकूमतों ने, इस अपना PTI की जो गवर्नमेंट ने जो गलत फैसले किए, उसके असरात जो है वो अभी तक जो है वो अवाम भुगत रही है और अवाम को वो भुगतने पड़ेंगे। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। अगर हम ये फैसले नहीं लेंगे तो फिर कहाँ खड़े होंगे हम। लेकिन हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत आई है, चाहे हम पीपल्स पार्टी की बात करें, चाहे हम नून लीग की बात करें, चाहे अब PTI आए, उसके बाद हमेशा हर हुकूमत ने दूसरी हुकूमत के ऊपर जो है वो ब्लेम ही किया कि उसने इस तरह नहीं किया, उन्होंने आने वाले इस तरह के फैसले लिए। कभी भी उन चीज़ों को परवान नहीं चढ़ने दिया, कभी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं हुई। अगर हम बात करें टेन्योर के हवाले से भी, तो किसी का टेन्योर पूरा नहीं हो सका आज तक। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें, ये इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और इमरान खान को और PTI को ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सियासी पार्टियों ने आईनी तरीके से उसको फारिग किया। ये देखें, इसको किसी गैर आईनी तरीके से उसको फारिग नहीं किया गया। तमाम अपोजिशन स्टेक होल्डरों ने मिल बैठकर फैसला किया और अब वो इख्तियार रखते हैं। उन्होंने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के जरिए इसको फारिग कर दिया। अब इसको चाहिए था कि जब तहरीक एतमाद के जरिए इसको फारिग कर दिया गया, जो इसके इत्तेहादी थे वो इसको छोड़ गए
और उन्होंने इस पे अदम एतमाद किया, तो ये खामोशी से घर बैठता, अपोजिशन में बैठता, अपोजिशन का किरदार अदा करता और हुकूमत के साथ, जैसे कि वजीर आजम का ओथ इमरान खान साहब ने लिया और वहां पर अपोजिशन लीडर ने मियां शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने उस वक्त अपनी स्पीच में, इनकी स्पीच क्या थी कि आप आए, मैं आपको कंटेनर दूंगा। पहली स्पीच थी हमारे मुल्क के वजीर आजम की कि आए, मैं आपको कंटेनर दूंगा, आप आए धरना दें, मैं आपको खाना दूंगा, ठीक है। जबकि इनको कहना चाहिए था कि आए, हम मिल बैठकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के काज के लिए कोई बेहतर तरीके से बैठकर कोई फैसले करें, ताकि उसके असरात जो है वो इस पाकिस्तान की आवाम पर जाएं, मुल्क पर जाएं। मुल्क खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, हम खुशहाल होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जो फैसले थे ना तजर्बाकार लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं तो ये कहूंगा। सर, अब जो हुकूमत आई है तो फिर अब क्या लाए अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है? मैम, अब यही है कि अपना राणा साहब भी हमारे साथ हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बहुत एक्सपीरियंस लीडरशिप है। उन्होंने मुल्क को पहले भी कई बुरानों से निकाला है। अपना बिलावल भुट्टो साहब, नो डाउट कि वो बहुत एक पॉपुलर एक लीडर हैं, जरदारी साहब हैं, हम लोग हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्होंने अपना आवाम को, अभी पहली कोशिश तो यही है कि आवाम को जितना रिलीफ हो सके, पहले तो यही है कि जितना हो सके उतना रिलीफ दिया जाए, क्योंकि पिछले 3.5-4 साल में ना तो कोई बिजली पे काम हुआ, 1 मेगावाट आप ये देख लें कि सिस्टम में नहीं है, इन्होंने नई कोई प्रोड्यूस की। अब तो लोड शेडिंग ज्यादा होने लग गई है बनिस्बत के जब इमरान खान साहब थे तब इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। नहीं मैम, अब तो खैर काफ़ी कंट्रोल हुई है, पहले बीच में थी, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी, हमें यही रिपोर्ट है कि उन्होंने काफ़ी उसको कंट्रोल किया है। इंशाल्लाह आगे मजीद भी वो कर रहे हैं काम उस पर। तो उसमें ये है कि मैं एक बात ऐड करूँगा कि जो अपना ये इल्ज़ाम वाली जो आपने बात की कि जो साहब गवर्नमेंट, तो ये इसका जो ब्लेम गेम तो शुरू इमरान खान ने की। आप इसकी कोई तकरीर उठा के देख लें, ये गवर्नमेंट में था तो ये रोता था कि मियाँ साहब जरदारी ने ये कर दिया, मियाँ ने ये, जब ये वजीर आजम था। अब जो है तो ये अब भी ब्लेम गेम तो ये तो इसके तो ये मास्टर माइंड ही ब्लेम गेम के यही है। हमारे मुल्क में इखलाकियात का जनाजा इस पार्टी ने निकाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आप इनको बिठा दें, ये इनसे आप पूछेंगे कि जी आपने क्या किया, ये शुरू हो जाएंगे कि जो है ना वो जरदारी साहब यूं थे, मियाँ साहब ने यूं किया, करप्ट थे, चोरों का टोला, ये अपनी आप को कोई बात नहीं बताएंगे। तो ये तो अपना जो है वो इसमें मुल्क में जो इस टाइम भी काफ़ी, आप किसी से बात कर लें पीटीआई वाले से, तो वो आप बात क्या करेंगे तो वो आगे आपको जवाब क्या देगा, तो उसके तो ये तो ब्लेम गेम तो इन्होंने शुरू किया है इस मुल्क में। तो बाकी अब अल्लाह खैर, ब्लेमिंग तो खैर स्टार्ट से चल रही है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इस दफा ये चीज अब सामने में आई है कि चले 3 पार्टी जो है वो इकट्ठी हुई एक ही प्लेटफॉर्म पे, ये भी बड़ी बात थी। नहीं राणा साहब? नहीं, देखें, मुल्क के लिए तो इकट्ठा होना चाहिए, ये तो पहले भी सोचना चाहिए था कि सारे इकट्ठे होते। देखे ना, मुल्क के लिए इकट्ठा होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। देखिए इकट्ठे हुए हैं तो क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हम हैं, इस मुल्क से हम हैं, और इकट्ठे हुए हैं तो ये देखे जो हम पे जिसको मुसल्लत किया गया था उसको आईनी तरीके से जो है इकट्ठे होकर उसको उतार दिया गया, उसे जान छुड़ा दी गई इस पाकिस्तान से। सही है, चले इस पर हम मजीद। मैम अब ये डेट मांग रहे हैं तो डेट तो इन्हें मिल गई है। डेट में अभी सुबह बात रही थी कि डेट भी तो अब जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं कि नहीं डेट तो दे दी है उन्होंने, कहा अगस्त, ये डेट मांग रहे तो उन्होंने अगस्त की दे दी अपना, अगले साल के गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप आ जाएं इलेक्शन में, अब ये कैंपेन का साल है, 1 साल तो वैसे भी जो है। तो ये तो एक मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना कि या तो आप वज़ीर आज़म हो, आपको या वज़ीर आज़म रहो, अगर आप वज़ीर आज़म नहीं हो तो फिर आपने नहीं, सॉरी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर तो इमरान खान साहब को इलेक्शन में जाना था, मुल्तान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहां पर जब खिताब किया तो उन्होंने कहा 3 मार्च को जी कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, आप बेहतर है उससे पहले कि आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें। अगर उनको इलेक्शन में ही जाना था तो असेंबली एक तहवील कर देते, आ जाते इलेक्शन के मैदान में। अब जब वो उस वक्त वो कहता था कि नहीं, मैं जनाब आखिरी बॉल तक जो है वो मैं खेलूंगा और मैं वहां से नहीं जाऊंगा,
और जब वो आखिरी बॉल जब टाइम आया तो वो विकेट भी साथ ले गए। फिर अब वो कहते हैं कि जी इलेक्शन का टाइम दे दें। अब इलेक्शन का टाइम देखे वो आएगा, ये जो हुकूमत है इंशाल्लाह वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो इलेक्शन के लिए भी तैयार होंगे। इलेक्शन में फिर जो जिसका जो बयानिया होगा वो अपने बयानिए के साथ इलेक्शन में इलेक्शन लड़े। सही। अच्छा, आज जो है मुस्लिम लीग नून का जलसा भी होने जा रहा है बहावलपुर में, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे होने वाले हैं, मुल्तान से कितने लोग जाएंगे? जी मैम, मुल्तान से तो अपना, जैसे आपको पता है कि पंजाब में एक जो मुस्लिम लीग नून है इसका एक बहुत पॉपुलर पार्टी है पंजाब में, इसका बड़ा होल्ड है मुस्लिम लीग नून का वो, और बहुत ज़्यादा इसका वोट बैंक है। तो मुल्तान से भी काफ़िले जाएंगे और मेरे ख्याल में अपना जो है ये बहावलपुर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसे अपना जो है वो अपना मियां हमजा साहब और मियां मोहतरमा जो है वो मरियम साहिबा जो है वो उनसे इसे खिताब करेंगी शाम को। तो ये एक तारीखी जलसा होगा बहावलपुर की तारीख का इंशाल्लाह, और ये जो है ये साहब का सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा ये जलसे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि दोनों अब हुकूमतें इस टाइम काम कर रही हैं, हुकूमत में आपकी पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी इकट्ठे काम कर रही है, तो अभी तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है साहब? देखें, जो आप तरक्याती मंसूबों की बात कर रही हैं, अभी जो बजट आने वाला है, अभी बजट उसमें एडीपी में जो है वो स्कीमें जो हैं वो दी जा रही हैं तमाम हलकों से, और ये जो है अब जुलाई के अंदर जो है वो बजट आ जाएगा, स्कीमें अप्रूव हो जाएंगी और इंशाल्लाह काम होगा और काम नजर आएगा। ये नहीं है कि जैसे पौने 4 साल इन लोगों ने जाया किए, क्या किया इन्होंने, ठीक है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह वो बेहतर इकदाम करेंगे और वो नजर आएंगे, काम भी करेंगे, इकदाम भी करेंगे। जैसे कि पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, आप ये देखें मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, ठीक है। और वो देखें लीडरशिप की अखलाकियत का, नो डाउट हम तो ये मानते हैं इस चीज को कि गिलानी साहब जब थे तो उन्होंने मुल्तान के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अब जो लोग थे मुल्तान से, उन्होंने मुल्तान के लिए पौने 4 सालों में क्या किया, मुआवजा इस चीज से कर लें आप। तो अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और इत्तेहादी जमातें वो सिर्फ मुल्तान के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वो काम करेंगे और बेहतरी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सूबे के हवाले से भी, क्योंकि हमारा एक मंसूबा बना और इस पे प्लान भी काफ़ी किया गया कि यहाँ पे जो है जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए, उसके हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्योंकि सबने कहा जी उन्होंने ही नहीं पूरा किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जलसे में कि जो है अब हम सूबा इसको बनाएंगे, तो ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं। बड़े ऐसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बोला था कि हम जो है मुल्तान को सूबा बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। आसमा, इंशाअल्लाह अजीज सुबह बनेगा पंजाब का, वो जनूबी पंजाब बने, वो सरेकिस्तान बने, इंशाअल्लाह सुबह बनेगा। और हमें सुबह चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो, वो हमारा हक है, हमारा हक है। हाँ। और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेना जानते हैं और इंशाअल्लाह इसका जो जनूबी पंजाब का जो सूबा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। ये अगर इन्होंने तो पहले ही इस सूबे के नाम पर यहाँ पब्लिक को बेवकूफ बनाया, इन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, इन्होंने वादा किया था जो है इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि हम 100 दिन के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब सूबा देंगे। क्या दिया हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया। और पौने 4 साल जो है इस सूबे के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाते रहे और इंशाल्लाह इसका खमेजा ये लोग भुगतेंगे। यहाँ जिन लोगों ने आवाम को से वोट लिए और उनको बेवकूफ बनाया, अब आने वाले इलेक्शन में लोग इनका उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इनको वोट की ताकत से जो है, जो वोट की ताकत है उससे इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा और इनकी जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ज़मनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है? जी मैम, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जैसा कि आपको पता है कि अब सारी अपोजिशन अपना इकट्ठी है और इत्तेहादी एक गवर्नमेंट है, तो हम इंशाल्लाह इकट्ठे होके राणा साहब और हम इकट्ठे होके हम लड़ेंगे, अवाम में जाएंगे और इंशाल्लाह जो ज़िमनी इलेक्शन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो है वो सारी सीटें हम सब हमारे जो है हम गवर्नमेंट और जो हमारी इत्तेहादी जो जमातें हैं हम इनको इंशाल्लाह विन करेंगे। हम कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो अब? मैम कैंडिडेट तो अभी फाइनल नहीं हुए होंगे और ना ही मुझे इतनी कोई अभी इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना कोई बात कर दूँ और वो कल को उसमें कोई वो हो। तो अभी मेरे ख्याल में जैसे पार्टी जिसको या जैसे जो हमारी जो लीडरशिप है वो बैठ के जो फैसला करेगी तो उस पर इंशाल्लाह जो है वो सब आपके सामने होगा, आवाम के सामने होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, नौजवान लोग आएंगे और जो समझते हैं मामलात को अपना, जो जिन्हें पता है कि क्या मसले हैं, इंशाल्लाह अच्छे कैंडिडेट उसके पर काम करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ज़मनी इलेक्शन? ज़मनी इलेक्शन आसमा मुल्तान में होने जा रहा है, PP 217 में। ठीक है। और वहाँ से जो डी-सीट हुए हैं शेख सलमान नईम साहब, मेरे ख्याल से वही जो है मुत्तहदा जो अलायंस है गवर्नमेंट का, उनके मुतफिका उम्मीदवार होंगे। ठीक है। सलमान नईम साहब ही PP 217 से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह वो इनकी जमानतें जो है ना वो जब्त होंगी। ऐसे ही अब देखें KPK में जो है वहाँ पे 5 तहसीलों के इलेक्शन जो है वो उस वक्त रुक गए थे, अभी वो हुए हैं इसी दौरान में। तो वहां पर जो है इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं PTI की KPK में। ये पांचों की पांचें सीटें जो है वो वहां से हार गए हैं। उसमें 3 जो हैं वहां से मौलाना ने जीत ली हैं और 2 PMLN ने जीत ली है वहां से। तो इनको तो वहां भी शिकस्त हुई है और इंशाल्लाह ये जो 25 सीटों पे जो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, ये 25 की 25 सीटें जो हैं, ये 25 सीटें हैं मुल्तान की। 25 सीटें हैं पंजाब की, मुल्तान की नहीं, पंजाब की। ठीक है। तो और ये जो हुकूमती अलायंस है इंशाल्लाह वो 25 की 25 सीटें वो जीतेगा। सही। तो इलेक्शंस के हवाले से भी अभी जब जैसे हो रहा है तैयारियां, उसके हवाले से भी चल रही हैं तैयारियां? जी बिल्कुल। देखें वैसे तो देखा जाए तो ये अब इलेक्शन का साल है, अभी से जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट हमने तो अपनी की हुई है और तमाम लोगों को भी चाहिए, हर कोई अपने लिए निकला हुआ है। 1 साल पहले तो अमूमन जो है वो कैंपेन शुरू हो जाती है इलेक्शन की। और जैसे अब जो है इलेक्शन कमीशन साहब ने जो है वो हल्का बंदियों पर जो है वो काम शुरू है और वहां पर वोट का अंदराज भी हो रहा है। बल्कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी पंजाब की बिलखुसूस और पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि अब वोट का अंदराज हो रहा है और लास्ट डेट जो है वो 19 तारीख है। वो अपने वोट का इंदराज करवाएं, जाएं। उनके करीबी जो स्कूल्स हैं उनमें डिस्प्ले सेंटर जो है वो वहां पे बन चुके हैं। वो अपने वोटर लिस्टों में जाकर अपना इंदराज देखें और अगर कहीं गलत है तो वहीं से वो फॉर्म लें, अपना फॉर्म फिल करके दें और अपने वोट का इंदराज दुरुस्त करवा लें ताकि वो आगे इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकें। सही। अच्छा उस्मान साहब, आप ये बताएं कितना अर्सा हो गया आपको सियासत में आए हुए? वैसे तो अपना हमारे एक फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे दादा भी सियासत में थे, मेरे वालिद साहब भी अपना जो है वो सारी ज़िंदगी उन्होंने पॉलिटिक्स की है। वो नाजिम भी रहे हैं, MP भी बने थे एक दफ़ा। तो मुझे भी कोई तकरीबन काफ़ी टाइम होने वाला है। तो बस ये है कि एक फैमिली हमारी हिस्ट्री भी है और हमारी एक पीछे से ही हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है सियासत का। जी ठीक है। तो आपके क्या गोल्स हैं, आपने क्या करना है, क्या प्लान्स किए हैं? मैम बस यही है कि अपना हमने बुजुर्गों से यही सीखा कि जितना लोगों के लिए आप जितना एक दरख्त की तरह इंसान को होना चाहिए, जितना आप लोगों के लिए छाँव का किरदार अदा कर सकते हैं आप करो। और यही गोल है कि एक अच्छा जो है वो माशरे में एक अच्छे इंसान की तरह
और लोगों के लिए जितना भी हम कर सकते हैं, यही आपके आगे भी आखिरत के लिए भी यही चीज़ चलेगी। और जैसे जितने लोगों की दुआएं होती हैं, जितना लोगों का आपके साथ वो होता है, तो ये एक दिली भी सुकून है आपके लिए, ज़िंदगी का भी एक आपके लिए एक असासा है, और आगे भी ये चीज़ चलती है आपका। सर आपको कितना अरसा हो गया सियासत में? मुझे आसमा ये कह लें कि तकरीबन कोई 22 साल हो गए हैं। 22 साल से 22 साल एक एज ए वर्कर मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया। और फिर मैंने 2014 में बल्दियती इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, और मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया था, मेरी सबसे ज़्यादा लीड थी आज़ाद हैसियत में। अच्छा। तो उसके बाद मैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। और अब इस वक्त मैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब जो हैं, इंशाल्लाह वो हमारे MNA होंगे, और उनकी क़यादत में हमने दिन रात जो है वो अपना वर्क शुरू किया हुआ है। और जो तरक्याती मामलात हैं, जो स्कीमें हैं, जो काम हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं उनकी क़यादत में। और इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्म जो है वो करके ये साबित करेंगे कि जैसे कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुल्तान के लिए काम किया, ऐसे ही इंशाल्लाह हम सैयद अली मूसा गिलानी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आवाम को ये इंशाल्लाह साबित करेंगे अपने काम से। इनकी तरह नहीं है। अब हमारे हल्के से उम्मीदवार MNA थे जैन कुरैशी साहब, क्या किया उन्होंने आप जाकर देखें, खंडरात में जो है वो तब्दील कर दिया। कोई वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे ये बदला दें कि जैन कुरैशी साहब वहां लेकर आए हों, शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्तान के लिए लेकर आए। अब इस वक्त ये देखें, ये आलम है कि हमारे पास आप निश्तर में चली जाएं, वहां इमरजेंसी के अंदर जगह नहीं है, एक एक बेड पे 3-3 मरीज जो है वो लेटे हुए हैं। इनको चाहिए था कि कम से कम इस सिविल अस्पताल लेवल के मुल्तान में कुछ 4 अस्पताल बनवा देते, शाह महमूद कुरैशी साहब अपने हल्के में बनवा लेते। लेकिन वो तो कहते हैं हमने बहुत काम किया। क्या काम किया? मैं वही तो बतला रहा हूं ना, क्या काम किया? सिर्फ लोगों पे तनकीद भेजा, इसके अलावा क्या काम किया? तो निश्तर 2 जो है वो हम लोग, ये निश्तर 2 ये PMLN का प्रोजेक्ट है। ये निश्तर 2 ये मियां शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। इन्होंने क्या किया उसमें? कौन सा इन्होंने ऐसा इकदाम किया? नहीं किया। इनको करना चाहिए था। कम से कम जैसे NA 157 है, वहां जैन कुरैशी साहब 2 अस्पताल बना देते सिविल लेवल के, ताकि जो लोग दूर दराज से 20-20, 25-25 किलोमीटर सफर करके निश्तर आते हैं, और आगे निश्तर में बर्डन इतना होता है कि वो लोग फिर मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। काम करने के तो ये थे। मुझे बताएं, जैन कुरैशी साहब ने कौन सा कॉलेज बनवाया है अपने हल्के में? साबित दिखाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा यहां पर डिग्री कॉलेज बनवा दिया? कोई यूनिवर्सिटी ले आए? क्या किया उन्होंने सवाए शोबतेबाजी के? इन शोबतेबाजियों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, और हमें करना चाहिए। मैं कोई उन पे इसलिए तनकीद नहीं कर रहा। देखिए, वो मुल्तान से नुमाइंदे थे, मुल्तान के लोगों पे उनको मुसल्लत किया गया, तो उनको चाहिए था बेहतर परफॉर्म करते, कुछ चीज लेकर आते ना। हाँ, कुछ तो नहीं होता कि जिससे जो है अवाम भी थोड़ा इसका साथ देती कि शाह महमूद साहब ने कुछ इस तरह का काम किया है यहाँ पर, या जैन कुरैशी जो है वो लेकर आए हैं कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट। अच्छा, जितना भी हम पाकिस्तानी मईशत पे बात करें, वो तो बहुत ही इस टाइम जो है सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तानी मईशत के हवाले से? साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, इस भंवर से निकलते टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी मईशत जो है वो मुस्तकम होगी। मिलकर जिस तरीके से अलायंस काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। राइट, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जैसे कि मेरे बड़े भाई राणा साहब ने जो बात की, बिल्कुल मैं उसी बात को तायद करूंगा कि हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है एक आलमी इस टाइम भी माहौल जो है कि उधर भी आलमी तौर पे भी इस टाइम बड़ा इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उधर भी। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। जी मैम, तो उसमें यह है कि इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, और हमारी दुआ भी है, हमें अपनी लीडरशिप पे पूरी इत्मीनान भी है, कौम का भी इत्मीनान उनके साथ है। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर इसको महंगाई पे भी कंट्रोल करेंगे, और ये जो लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने में पूरा इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह।
पाकिस्तान के साथ एक उम्मीद तो है हमेशा से ही, शुरू से ही चलती आ रही है, क्योंकि जब भी जो भी हुकूमत आई हमने यही बात की कि एक उम्मीद है, एक होप है, क्योंकि बेचारी अवाम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ना, अब ये कोई तुक नहीं बनता, कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो रोडों पे बैठ जाएं। अब देखें ये जो इन्होंने अब लॉन्ग मार्च वाला ड्रामा किया, जो इन्होंने किया, इसमें आप ये देखें कि कितनी मतलब के लोगों को कितनी तकलीफ हुई। देखिए जी, लोगों की जाने गई हैं, जाने ये बात गई, करेंगे कि लोगों की जाने गई हैं, लोगों के ऊपर एक किस्म का जो शेलिंग, जो इमेज गया है हमारे पाकिस्तान का, वो बहुत बुरा गया है। अब ये देखें ना, अब वो लाहौर में जो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल थे जी, जिसको इन्होंने शहीद कर दिया, अब उसके 5 बच्चे हैं, उनको बाप कौन देगा, कहां से आएगा वो लोग। मैं खैराज तहसीन पेश करता हूं अपने पंजाब पुलिस को और उन शोहदा के वारसैन को कि जिसने हमारी खातिर अपनी जान गंवा दी। उन यतीम बच्चों का कौन पुरसाने हाल है, कोई नहीं है। अब इनका तो ये कल्चर है। देखें, इमरान खान साहब ने क्या दिया, रोजगार देना था, बेकारी बना दिया। मकान देने थे, 50 लाख घर देना था, इन्होंने 50 लाख लोगों को घर देने की बजाय करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि जी हमने जो है, आप आए शेल्टर होम, क्या आप शेल्टर होम में जाना पसंद करेंगी? कौन गयूर आदमी जाकर शेल्टर होम में जाएगा, जिनकी आप लोगों ने छतें जिनकी छीन ली, जिनसे आपने रोजगार छीन लिया? क्या किया आपने? आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो घर देने थे, क्यों नहीं दिए लोगों को घर? अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम बात जिस तरह कर रहे थे कि पुरअमन एहतजाज होने जा रहा था या लॉन्ग मार्च होने जा रहा था, तो उसमें आप नहीं समझते कि इस तरह की एक्टिविटी, शेलिंग करना और मैं ये कि अब इनको तो मैम ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई बनाना, वो स्टेट तो नहीं है कि आप इनको रोडों पे अपना खुलेआम छोड़ दें। नहीं, इसमें सॉरी मैम सॉरी, देखें, आप लॉन्ग मार्च की बात कर रही हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, सिंध से चले और डी चौक तक। मुझे ये बताएं कि कहीं कोई गमला भी टूटा है? नहीं टूटा। नहीं, वो तो सुने और मुल्तान में सुने, अब ये हैंड दिया था इमरान नहीं, देखिए, अब हुकूमत का फ्री हैंड की मैं बात कर रहा हूं। मुल्तान में पीडीएम का जलसा था, मुल्तान में इन्होंने मुल्तान को नो गो एरिया बना दिया। कितनी यहां पर इन्होंने बंदों को जो है अरेस्ट किया। मैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब के साथ, हमें इन्होंने अरेस्ट कर लिया, हम पे इन्होंने पर्चे दे दिए, हमारे कारकुनों को इन्होंने घरों से उठा लिया। जलसा तो खैर हमने किया, लेकिन अब फिर वो दोबारा वही दोहरा दिया गया। नहीं, दोहरा नहीं दिया गया। देखें, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि इनको आने दें। मैं अपने पीटीआई के उन वर्करों को, वो हमारे भाई हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको भी कहूंगा, खुदारा होश का ना खोल लें, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये इसकी इमलाक हमारी है, इनकी हिफाजतें हमने करनी है। ये जो नुकसान हमने किया, किसका किया? अपना किया। तो मैं वही कह रही ना, जो इतना नुकसान हुआ, इतनी जाने गई, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कि हम लोगों ने जो थोड़ा लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस तरह राना साहब बात कर रहे थे, मेरा ये कहने का मकसद था कि एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा था, लोग आ रहे थे, रुकावटें की गई, बहुत सारी चीज़ों को जो है उनके लिए अवाम मुश्तइल हो गई थोड़ी सी, कि हम ये नहीं समझते कि पुरअमन एहतजाज अगर उन्होंने कॉल दी थी तो उसको चलने देते, बजाय कि बच्चे थे, औरतें, खवातीन थी, वो बहुत ज्यादा शेलिंग की जा रही है। एक जो पाकिस्तान का इमेज जा रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, एक तमाशा सा बन गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये चीज नहीं जानी चाहिए। मैं आपकी बात, जो आप बात कर रही है, मैं वही उसका जवाब मैंने पहले भी, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। ये तो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्लामाबाद जा रहे थे, इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे थे। इन्होंने पहले भी लॉन्ग मार्च किया, इन्होंने धरना दिया वहां 126 दिन का। उस 126 दिन में इन्होंने वहां पर जो नुकसान इन्होंने सरकारी इमलाक का किया, ठीक है, और जिस तरीके से इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल बना के रखा, क्या वो उस वक्त पूरी दुनिया ने नहीं देखा? उस वक्त चाइना का सदर जो है वो आपके पाकिस्तान आ रहा था, उसकी इसके धरने की वजह से वो दौरा जो है वो कैंसिल हुआ। वो किसका नुकसान था? वो पाकिस्तान का नुकसान था। मैं यही बात कर रहा हूं,
अब देखें ना, पीडीएम का जलसा था मुल्तान में, ठीक है, हम जो है वो इसी ग्राउंड में जलसा करने जा रहे थे, किला कोना कासबाग स्टेडियम में, तो इन्होंने हमें जलसे की इजाजत नहीं दी। क्यों? रुकावटें खड़ी कर दी, हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे कारकुनों को मारा, यहां शेलिंग हुई, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। देखें, एहतजाज किस बात का एहतजाज कर रहे हैं आप? किस लिए? कि आपको दोबारा से बिठा दिया जाए? क्या मकसद क्या है आपका? लॉन्ग मार्च देखे ना, नहीं देखें, वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। मैं आसमा ये कहता हूं कि 2 महीने पहले यही इमरान खान साहब वजीर आजम थे ना, तो ये असेंबलियां तोड़ देते। उस वक्त तो ये कहते थे नहीं, मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा, और ये अच्छा किया है अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद ले आई है। अब तो ये काबू आ गए हैं और मैं इनका डटकर मुकाबला करूंगा, तो मैं इनको शिकस्त दूंगा। जबकि आईनी तरीके से उसको घर भेज दिया गया है, उसको फारिग कर दिया गया, तो अब उसको आराम करना चाहिए। असल में बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनको वो पागल हो गए हैं, उनके बस में नहीं है। अब वो जब वजीर आजम बने थे उस वक्त भी उनका यही किरदार अपोजिशन का था। तो एक बयान दिया था कि ये साजिश हुई और हमारे बिलावल हाउस में ही साजिश हुई। नहीं, बिलावल हाउस में कोई गैरानी कोई ऐसा इकदाम हुआ है तो उसकी निशानदेही करें आप। मैं तो उनके बयान की बात कर रही हूं जो उन्होंने खुद बयान किया। मैं तो वो बात कर रही हूं साजिश से मुराद, अगर हुकूमत के इत्तेहादी जो लोग थे उनसे बैठकर बात करना, उनको कायल करना, उनको अपने साथ शामिल करना, अगर ये साजिश है आईनी तरीके से, तो ये तो हम करते रहेंगे। कोई गैर आईनी कोई इकदाम अगर पीपल्स पार्टी ने सदर आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कोई ऐसा इकदाम, उसकी निशानदेही करें। हमने जो भी किया है, हमारी लीडरशिप ने वो आईनी तरीके से, आइन के दायरे में रहते हुए आईनी तरीके से पहली मर्तबा जो है वो इसको घर भेजा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून से जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो 3 हल्के जो हैं वो मांगे थे मुल्तान के, क्या वो उन्होंने दिए हैं? देखें, जो एडजस्टमेंट होनी थी, देखें इस बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। ये लीडरशिप के मामलात हैं, ये जैसे आप कह रही हैं, ये अखबारात में मैंने भी सुना था। अभी पंजाब में 10 सीटें हैं एमएनएज की और उनके 20 एमपीएज की सीट एडजस्टमेंट हुई है। इसकी बात मैं आपको इसकी तस्दीक नहीं करता, क्या कौन से हलकों की हुई है और कौन सो की नहीं हुई। ये मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ स्पीच में ये बात की थी कि एनए 157 में और एनए 154 में जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमें सीट एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, आए अपना मुकाबला करें। जिसको पब्लिक वोट देती है वो आए अपना मुकाबला करें। हम इन चीजों पे यकीन नहीं रखते। अगर सीट एडजस्ट होती है तो उसके साथ एमपीएस भी उनके साथ ही होंगे? लामहा जाहिर सी बात है, ऐसे ही होगा। अच्छा सर, नून लीग आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं वीराना साहब वाली बात करूँगा कि उसके अभी कोई हम वो नहीं कर सकते तस्दीक कि कोई ऐसा कोई वो नहीं हुई कि बात के जहाँ पे जो हम उसके बिल्कुल ही हम आपको कहें कि हो गई है, ये हल्कों की हुई है या इसकी हम बिल्कुल ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी एक र्यूमर्स हैं। तो उसमें यह कि जब इलेक्शन होंगे या जो लीडरशिप जब एक पूरा फैसला करेगी तो वो एक उसका कोई हमें भी कोई उसका वो पता चलेगा, आपको भी फिर हम इंशाल्लाह फिर आपको भी बता देंगे कि जो है वो ये हल्के हैं और इसी एडजस्टमेंट हो रही है। लेकिन इन फ्यूचर ये है कि मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर हम इकट्ठे होकर जो है वो एक दूसरे के बाजू बन के हम इंशाल्लाह इलेक्शन हम जाएंगे और आवाम में, और हम जो है वो आवाम को अपना जो है वो करेंगे। अच्छा, पहले ये हुआ एकदम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम हुकूमत जो है वो नहीं संभाल सकते, फिर एकदम उन्होंने दोबारा से जो है वो कहा कि अब ये टर्न्योर जो है वो पूरा करेगी जो भी टाइम है हमारे पास। बात ये है कि मियाँ साहब ने तो सारी जिंदगी ये चीज़ें देखी हैं, उन्हें तो कोई वो आपको पता है कि वो तो वज़ीर आज़म भी रहे हैं और हर चीज़ उन्होंने ज़िंदगी में देखी हुई है। तो उन्होंने तो मामलात देख के जो है उन्होंने कहा कि आवाम पे वोट डालने से बेहतर है कि आप घर चले जाएं। ठीक है, उनका आज भी यही मौक़िफ़ है। तो उसमें यह है कि फिर जब हमारी इत्तेहादियों से मुशावरत हुई तो उसमें इत्तेहादियों का काफ़ी जो है वो है कि आप गवर्नमेंट में हम रहें और गवर्नमेंट में रह के हम इनका मुकाबला भी करें और जो मईशत है उस पर भी काम करें और जो है वो हम आवाम को भी जो हकीकत है बजाय कि हम घर जाने से हम आवाम को हकीकत भी बताएं कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया और जो है वो इनके जो अगर ये हमें ये भी है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि जैसे अदम एतमाद वाली तहरीक आई
या अब भी, अब देखें ना कि अब कोई भी होता है तो हलफ लेना है तो सदर हलफ नहीं लेता, ठीक है। गवर्नरशिप है तो उधर इन्होंने अपना खप डाली हुई है, पंजाब असेंबली में इन्होंने रोड़े अटकाए हुए हैं। अगर आपको इतना ही वो है तो आप सारे इस्तीफे दे के घर चले जाएं। आपका वज़ीर आज़म ही घर चला गया, आपको MNA ने फारिग कर दिया, तो आपका सदर क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये एक लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लिए ये इन्होंने इस टाइम जो है वो काम रुके हुए हैं। अब जैसे गवर्नर है, इतना बड़ा सूबा है, गवर्नरशिप का जो है वो, हालांकि ये राणा साहब को पता है, मेरे से ये पता है कि जो वजीर आजम है ये उसकी अपना सवाबदीदी है, वो सदर को एडवाइस करता है, वो अपना गवर्नर वो कर रहा है। लेकिन सदर साहब हैं वो गवर्नर ही नहीं वो करे, क्यों कि अपना जो है जितने मामला जो है वो लिंगर होनो और हम जो है जो काम है लोगों के वो ना हो सके। हम कल को कहें जी देखें जी ये तो लोग ही ना आए, ये तो फारिग है, तो इस तरह से। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें आसमा, PTI ने जो पाकिस्तान की तारीख में जो चीज़ मुतारफ कराई है ना, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अब ये देखें, पंजाब गवर्नमेंट बगैर काबीना के बैठी है। अब जब काबीना नहीं होगी तो क्या आप करेंगे? पंजाब में गवर्नर नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ओहदे हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि इनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब इसमें रुकावट क्या है? वो PTI है। अब सदर पाकिस्तान है, वो जो ओहदा है वो कोई किसी पार्टी का नहीं है, वो इस मुल्क का है। भाई अगर आपने, वही उस्मान वाली बात कि अगर आपने नहीं, आप रिजाइन दें, अपने घर चले जाएं। देखिए पंजाब काबीना बनेगी तो पंजाब में कोई बेहतरी आएगी ना। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह यकम तक जो है वो पंजाब के गवर्नर जो है वो अपना हलफ भी उठा लेंगे इंशाल्लाह, और यकम को, ये 2 तारीख को पंजाब की काबीना भी अपना हलफ उठा लेगी और इंशाल्लाह अपने इस पंजाब के लिए, अपने इस मुल्क के लिए बेहतर जो है इंशाल्लाह इकदाम करेंगे, जिससे आवाम को उसका रिलीफ मिलेगा। अच्छा, एक बात ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने से जो उनके हक से महरूम कर दिया गया, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसके हवाले से यही कहूँगा कि आप नहीं समझते ये गलत हुआ? नहीं मैम, मैं इसमें ये है कि ओवरसीज का जो है वो, ये बिल्कुल वो हमारे लिए, बिल्कुल हमारे मुल्क के वो रीढ़ की हड्डी की तरह उनका एक वो है। लेकिन उनको यहाँ के जो है वो, उनको यहाँ की इधर के मसाइल का नहीं पता उनको, कि यहाँ पे क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ के। और ओवरसीज को भी अपना जो है वो, उनको हम भी उनको कौमी धारे में लेके आना है ना, उनको वोट उनका वो करवाना है, क्योंकि उनका भी हक है वोट देने का, हक तो रखते हैं। उनको इंशाल्लाह हम जो है वो छीन लिया जाएगा करेंगे। लेकिन ये कि ये इसने जो है ये जो इमरान नियाजी साहब हैं, इन्होंने धांधली का इनका प्रोग्राम है, इन्होंने उनके थ्रू ये धांधली करना चाहते हैं। इस वजह से जो है वो अपना राणा साहब की लीडरशिप ने भी, और हमारा ये था कि हम इनके जितने भी चोर दरवाजे हैं जो ये करना चाह रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह से फिर आ जाऊं, तो वो उसको हम बंद करने, उनको लाजमी है कि ये किसी चोर दरवाजे की तरफ से ये ना आए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आसमा ये कहूँगा कि वोट का हक तो मिलना चाहिए, हाँ। सबको मिलना चाहिए, हाँ। लेकिन इनका जो तरीक़ेकार था वो गलत था। उस पर काम हो रहा है और उनको इंशाल्लाह उसका वोट का हक मिलेगा, मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर रमजान शेख साहब, जो कि माहिर मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सैयद फ़हीम साजिद साहब, जो कि RJ हैं FM पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे हम बात करेंगे एक तो मईशत के हवाले से कि किस तरह हम अपनी मईशत को मजबूत बना सकते हैं, क्या करना चाहिए इस टाइम जो हमारे हालात हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, किस तरह इस महंगाई पर भी जो है वो काबू पाया जा सकते हैं, हमारे मुआशी क्या क्या मसाइल हैं। हमारे साथ फ़हीम मौजूद हैं, तो फ़हीम से आज ढेर सारी बातें होंगी कि आजकल इनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, शायरी पे, और सिंगर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से।
तो आज इनसे गाने शाने भी सुनेंगे ताकि जो है अपने वीकेंड को भी हम इंजॉय कर सकें साथ साथ। सर म्यूजिक से लगाव है आपको? म्यूजिक से लगाव। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपसे जान लेते हैं ना कि जो इस टाइम हमारा एकदम हमारे ऊपर एक बम गिरा दिया गया है एक किस्म का, कि पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, 30 रुपये एकदम बढ़ गया है, उसके हवाले से आप बताएं कि हमारे मुआशी और माशरती जो है वो क्या असरात होंगे? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है असल में उसके लिए मजबूरी है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि जो हम पेट्रोल है वो मंगवाते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो इसलिए वो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। जो जितने का आपका आएगा पेट्रोल बाहर से उसके मुताबिक गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट उसमें ये कर सकती है कि सब्सिडी दे दे, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है, टैक्स रेवेन्यू इतना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ना वो बहुत कम है। तो अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट के पास यही एक ऑप्शन रह जाता है कि गवर्नमेंट या तो टैक्स बढ़ाए या फिर वो कर्ज ले। और कर्ज लेने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकती है, IMF के पास जा सकती है, वर्ल्ड बैंक के पास जा सकती है, या कोई भी जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनसे हम कर्जा ले सकते हैं। अब मसला ये है कि पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनल फिनोमेना पेट्रोल प्राइसेस, तो अब इस गवर्नमेंट के लिए या कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए यही था कि वो इसको आवाम पर पास ऑन करे, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी बेहतर चीज़ें हो सकती थी जिससे मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट पे हम लाजमी बात करेंगे नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, तो पहले उसकी तरफ चलते हैं। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़ पर। आपको पता है कि गुड़ के बड़े बेशुमार फ़ायदे हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कि गुड़ में क्या क्या पाया जाता है, तो गुड़ में विटामिन ए और विटामिन सी जो है इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम और पोटाशियम इसमें मौजूद होता है, जो जिस्म को जो है वो तवानाई बख्शता है, आपको एनर्जी देता है। आपको पता है कि गुड़ जो है वो गन्ने के रस से तैयार होता है। गुड़ हो गई, शक्कर हो गई, और आप देखें पुराने ज़माने में जो है लोग चीनी का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे जितना गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता था। और अगर हम देखें हमारे जो बुज़ुर्गों की इस टाइम सेहत होती थी, वो यकीन करें आजकल हमारी वो सेहतें नहीं हैं जो उनकी सेहतें होती थी, और वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, प्योर चीज़ें खाते थे। आजकल हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। गुड़ से जो है आप ये देखें कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। आपका खाना जल्दी हजम करने में आपको जो है वो गुड़ मदद देता है। आप देखें चीनी से जो है वो बेशुमार शुगर हो जाती है अगर हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो, लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका शरबत बनाकर पिया जाता है जो कि गर्मियों से आपको महफूज रखता है। अगर हम बात करें शक्कर की, तो आप सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है ना, यकीन करें उसमें अगर आप देसी घी में शक्कर डालकर और खाएं पराठे के साथ, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है। शक्कर के बड़े फ़वाइद हैं। आप चाय जब बनाते हैं तो उसमें बजाय कि आप चीनी का इस्तेमाल करें, तो उसमें अगर आप शक्कर इस्तेमाल कर लेंगे या गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर है, बजाय कि आप चीनी की तरफ जाएं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। एक तो चीनी आप जो है वो आपके वज़न बढ़ाने में भी जो है वो ज़्यादा आपको करती है, वज़न बढ़ा देती है, लेकिन जो गुड़ है, जो शक्कर है, ये आपके वज़न घटाने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ जो है गुड़ को जो तैयार किया जाता है, जो उसका एक प्रोसीजर है, वो जनाब बहुत मेहनत वाला काम है। लोग आप देखें गांव में कभी आपका जाना हो जो लोग, तो हम लोग देखते हैं कि गुड़ को किस तरीके से जो है वो साफ़ किया जाता है, तैयार किया जाता है, और उसके बाद जो है वो मार्केट में आता है। आजकल वैसे जो है वो केमिकल से भी जो है वो गुड़ तैयार किया जा रहा है, तो एहतियात किया करें, उस चीज़ का इस्तेमाल करें जो आपको फ़ायदा दे सके, जो प्योर हो। कैसे फ़हीम, ये आप गुड़ का खाने के कितने फ़वाइद हैं? आपको गुड़ पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, और हम तो घर में गुड़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, इस्तेमाल करना चाहिए। सर, आपको गुड़ कितना पसंद है? जी, गुड़ ही करना चाहिए यूज। गुड़ के बड़े फायदे हैं ना। अरे वो कहते नहीं, अच्छा वो बुजुर्ग ऑर्गेनिक है, हमारा अपना बच्चे हैं है, वो कहते गुड़ क्या इस्तेमाल करना, गुड़ के खाने के क्या फायदे होते हैं। तो गुड़ के बड़े फवाइद हैं, और इसके साथ ये एक एंटी एलर्जी भी है। ये आपको जो है बहुत सारी स्किन की जो आपकी बीमारियां होती हैं उनसे भी आपको महफूज रखता है। जो पेट के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, गैस का मसला होता है, उसके लिए ये बेइंतहा गुड़ जो है
मुफीद है। और सबसे अच्छी बात जो इसकी है ये कि ब्लड प्रेशर को ये आपके कंट्रोल करता है और साथ साथ आपके खून को भी साफ करने में ये मदद देता है। ये चीज़ें हैं आज जो हमने हेल्थ टिप बढ़ रही हैं तो लोगों का ब्लड प्रेशर है तो उन्हें चाहिए कि गुड़ गुड़ इस्तेमाल करें। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो है एकदम हमारे सर के ऊपर गिरी हैं तो वाकई यकीन करें हमारे खैर हम लोगों ने तो टेंशन ली हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में यकीन करें वो इससे भी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि एकदम से महंगाई। वो कहते थे हमारे दौर में तो इतनी महंगाई नहीं, जो एकदम से इस जो टाइम गुजरा ये जो पीरियड है इसमें बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा सर, महंगाई से वैसे पेट्रोल अब कितना आपने टैंकी फुल कराई थी? मैंने टैंकी फुल नहीं जब 150 रुपए था। मैं तो अपने दादा की साइकिल पर आया हूँ। सही अच्छी बात। अच्छा, लोगों ने ना बहुत सारी सोशल मीडिया पे इस तरह की मेम्स आना शुरू हो गई है, उन्होंने साइकिल निकाल ली है। जी हाँ। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा अब्बा जी की साइकिल खड़ी है कोई, मैं भी इसके ऊपर हल्लाशेरी कर लूं। वैसे पाकिस्तान में अब लोगों को इस चीज पे करना चाहिए कि वो थोड़ा सा चेंज करें अपना पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बिल्कुल। जब तक ये पेट्रोल प्राइसेस नॉर्मल नहीं होती तब तक जो है वो जैसे साइकिल, लेकिन हमारा वेदर इसकी इजाज़त नहीं देता जितना सवेर किस्म का वेदर है, लेकिन कोशिश करें जो करीब जाते हैं या कहीं पे तो वहाँ पर तो कम से कम जो है वो साइकिल यूज कर ली जाए। अब आप चाह रहे हैं अब जो है कि ना आप मशवरा देते हैं। ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली मशवरा है। इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम साइकिल लाजमी खरीदे ऐसे ही है। ताकि आप साइकिल। अच्छा, वैसे साइकिल के मैंने पिछले दिनों फवाइद भी बड़े बताए थे कि साइकिलिंग जो है वो आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। मेरे वालिद साहब बताते थे कि हम लोग इतनी साइकिल चलाते होते थे उस टाइम कि हम लोगों का ये होता था कि हम बड़े फिट रहते थे साइकिल चलाने से, आपके मसल्स, आपको प्रॉब्लम नहीं होता, जॉइंट्स का मसला नहीं होता था। बड़ा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो फिट है। तो कहते हैं हमारी सेहत का यही राज है कि हमने साइकिल बहुत चलाई है। तो अभी ये है कि थोड़ा सा नई उम्र का भी तकाजा होता है, साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन हमने अपने बहुत दौर में बहुत साइकिलिंग की है। तो अब वो दौर दोबारा रिपीट हो रहा है साइकिल की तरफ। अच्छा फहीम, क्या चल रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? अब आजकल मैं बिजनेसमैन बना हुआ हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे क्या वेदर बिजनेस चला रहे हैं आजकल मैं मैंगो का काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंगो पे? जी हाँ। क्या बात तो है। अपना ही हमने दादाजी के नाम का ब्रांड बनाया, सैदुशा मैंगोज। अच्छा। और उसे ही डोमेस्टिक उसकी कर रहे हैं। कब खिला रहे हैं फिर आप? बस ये पहली ते आंदे पे देगी ना पहली ते आओ वजह जी आ वैसे। अच्छा, तो वो कैसा फिर आपका चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। उससे हौसला मिला और इससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आप जब तक खुद काम नहीं करते ना, हाँ, लोग आपको आगे नहीं आने देते हैं। ये तो हकीकत है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर इस मरतबा मैंने कुछ थोड़ा सा इसे एक्सपैंड किया है, साथ दोस्तों को भी मिलाया है कि हम जब तक टीम वर्क नहीं करते हैं तो कोई सिंगल वन ग्रो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो एक टीम बनाई है, उनको उनका रिस्क उन्हें मिलेगा, हमें हमारा रिस्क मिलेगा और उसे क्वालिटी एक्सपोर्ट का यानी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मैंगो जो है वो दोस्तों तक पहुंचे। सही। अच्छा, जिस तरह अभी बात करेंगे सिंगिंग की, सिंगिंग भी साथ साथ चल रही है या बिजनेस पर ही जस्ट दोनों? मेरा तो फील्ड जो हॉर्टिकल्चर है वो और म्यूजिक ये साथ साथ चलते हैं। यानी बाग में बैठे हैं तो आप गीत भी गा रहे हैं, और आप नहीं गा सकते तो परिंदों से गीत सुने, पौधों से सुने। तो जितनी महंगाई बढ़ती है उसका कोई ना कोई कैथारसिस दूसरी तरफ होता है कि हर शख्स की हैसियत के मुताबिक उसे महंगाई लगती है, लेकिन नेचर आपको हिलक करती है। हमारे पास आया है आज बड़े टाइम बाद, तो वो बड़ा परेशान है। तो उसे गाने सुनाएंगे? ठीक है, गाने सुनाएंगे ना हैदर को आज, ताकि वो जो है ना, हम मिस कर रहे थे वैसे हैदर को बड़े टाइम से, तो आज हैदर हमारे साथ है। अच्छा सर, हम असरात की बात कर रहे थे पेट्रोल के हवाले से, उस पर दोबारा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि क्या असरात इसके जो है वो मुरतब? असल में जब भी पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता है तो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी तमाम गुड्स की प्राइसेस में, सर्विसेज की प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। तो इसका जो असरात है वो ज़ाहिर सी बात है कि तमाम जो माशरे के तबकात हैं उनके ऊपर पड़ते हैं। गरीब आदमी पे भी, मिडिल इनकम वालों पे भी और हाई इनकम वाले भी इफेक्ट होते हैं। तो उससे ये होता है कि लोग जो है वो अपना थोड़ा सा जो अपना कंजम्पशन पैटर्न है उसको चेंज करते हैं। हम इकोनॉमिक्स में ये बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, और उसके बाद कंफर्ट्स होती हैं, और उसके बाद लग्जरीज होती हैं। तो नॉर्मली जब भी प्राइसेस में इजाफा होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो लोग कर्टेल करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ।
इवन कि वो एजुकेशन और हेल्थ और इंटरटेनमेंट पे भी अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग जो हैं वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि वो किसी तरीके से अपनी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर लें। तो इससे जो है ना वो आम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि अगर हम लोग अपनी जो पैटर्न कंजम्पशन पर, क्योंकि बेसिकली वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है। और कंजम्पशन में भी हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लेस डेवलप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हम डेवलप कंट्रीज़ की तरह नज़र आएँ। हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है, दिखावा करना, और उसी वजह से हम इंपोर्टेड गुड्स को यूज़ करके और अपना इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बेसिक चीज़ ये है कि हम अपनी इंपोर्ट को कर्टेल करें। जब तक हम अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ प्राइसेस नीचे नहीं आ सकती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो शेयर है टोटल इंपोर्ट्स के पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स के अंदर, वो तकरीबन 37% है। ठीक है। यानी तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि हाफ के करीब हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं। तो बेसिकली वही है कि अगर गवर्नमेंट इसमें, जिस तरह गवर्नमेंट ने 30 रुपये इजाफा किया है पेट्रोल की प्राइस के अंदर, तो अगर गवर्नमेंट इसके साथ थोड़ा सा और ये भी कदम ले लेती कि उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेती, चूँकि जब भी अब किसी सोसाइटी को डिस्कस करते हैं तो उसमें लो इनकम लोग भी होते हैं, मिडिल इनकम लोग भी होते हैं और हाई इनकम भी होते हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लिए जो है ना, कुछ लोग तकरीबन 60, 70, 80 तक जो है पर मंथ जो है 1000 तक कमाते हैं, कुछ लोग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, और कुछ लोगों की जो इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा है। तो उसके मुताबिक ही उनके पास व्हीकल्स हैं। किसी के पास मतलब 800 सीसी गाड़ी है, किसी के पास 600, किसी के पास 1000 सीसी, 1213 जैसे होती। तो जिसके पास मतलब हाई इनकम ग्रुप है, जिनके पास 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियां, उनके लिए पेट्रोल प्राइसेस और होनी चाहिए। और मिडिल इनकम के लोग हैं जिनकी जो छोटी गाड़ियां जिनके पास है, उनके लिए पेट्रोल प्राइसेस डिफरेंट कर दी जाए। और जो लोग गरीब हैं, जो मोटर बाइक पे यूज़ करते हैं, आप देखें जो गरीब है वो भी 180 रुपए देगा पेट्रोल पंप पे, और दूसरे जो अमीर आदमी वो भी, ये जो है वो इनइक्वालिटी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर ये फौरी तौर पे स्टेप ले ले कि अगर वो चाहती है कि मुल्क में महंगाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस का इफेक्ट जाना है, तो उसमें मेरी तरफ से ये तजवीज़ है कि गवर्नमेंट इससे भी आगे बढ़ेगा। जी, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, अभी इससे भी ऊपर जाएगा कीमतें। अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट बढ़ा रही है। गवर्नमेंट ये समझती है कि हम लेस डेवलप कंट्री हैं, हमारी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, तो गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, क्योंकि अब हम IMF के पास चले गए हैं, और IMF जो होता है वो कंडीशनल लोन देता है आपको। और उनकी कंडीशनैलिटीज़ में ये है कि आप, क्योंकि वो कहते हैं जो हम कर्ज दे रहे हैं वो हम वापस लेने का तरीका भी आपको बताएंगे कि ये पैसे हमें वापस कैसे करोगे। तो वो ये कहते हैं कि आप ऐसे करें, इस पर जो है सब्सिडी ख़त्म करें, आप बिजली की कीमत पे सब्सिडी ख़त्म करें, आप पेट्रोल पे ख़त्म करें, आप टैक्स बढ़ाएं, जिससे पैसा जनरेट होगा और उससे आप हमारा कर्ज वापस करेंगे। तो इस वजह से वो अपनी ही शराइत पे जो है वो देते हैं। और अब चूंकि गवर्नमेंट चली गई है, तो अब वो इसके बाद भी चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस तो अप हैं, तो उसका लाजमी है कि अभी कुछ देर बाद फिर प्राइसेस में इजाफा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको डिवाइड कर दे, या फिर इस तरीके से कर दे कि एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां आ जाएं रोड पे, एक दिन जो है वो ऑड नंबर वाली गाड़ियां आ जाएं। उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगी, और आपका जो पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी, आपका इंपोर्ट जो बिल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो कि जाहिर सी बात है कि वो लॉन्ग टर्म है, कि आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए हमारे लोगों को आना चाहिए। एक गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है और बाकी गाड़ी खाली और वो जा रहा है, उसकी कॉस्ट देखें कितनी। लेकिन अब मैं इंग्लैंड भी रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में भी गया हूँ, मैंने वहाँ पे ये देखा है कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो प्राइवेट लोग यूज़ करते हैं वो समझते हैं बहुत अमीर आदमी है, और पाकिस्तान में तो लगता है ऐसे कि सब अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बड़े अमीर लोग। अच्छा, मुल्तान में एक टाइम था कि यहाँ पर गाड़ियाँ बस कम ही थी। अब ट्रैफिक का जो सूरत हाल देख लें, गाड़ियाँ आपको ज्यादा नजर आएंगी बजाय कि आपके बाइक। रोड डेंसिटी हमारी बढ़ गई है। बढ़ गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फहीम, क्या सुनाने जा रहे हैं आप हमें?
महंगाई के दौर में थोड़ा सा दिल को खुश करने वाली हाँ, जो थोड़ा ऐसे दिमाग को और जी। दिल को सुकून दे दे हैं। मेरी साहब का गीत था और बहुत खूबसूरत गीत है। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताए ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। वाह। शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुख यार की, तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, पर क्या करूं के मुसव्विर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताऊं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। रातों को करवट, ये महंगाई का असर है रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम, रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है, इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है, कलियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो, नजारों में तुम, कैसे बताए ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, वाह। तुम मेरे हो। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सर कैसा लगा आपको? बड़ा मजे का आपने गाना सुनाया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज है। हाँ, आवाज अच्छी है फ़हीम की, आम कभी की तरह ही मीठी है। आम की तरह मीठी। अच्छा फ़हीम, आप नहीं समझते आजकल जिस तरह सॉन्ग्स आ रहे हैं, वो मिठास, वो जो सुरीलापन है, वो कहीं खो गया है? अब जी क्योंकि नॉइज ज़्यादा हो गया ना, जिस तरह सर कह रहे थे, आपने बात की कि डेंसिटी बढ़ गई है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया है। हाँ। लोग अब इतना वक्त नहीं उनके पास है कि वो पूरा मुसाफा भी कर सकें, दूर से ऐसे करते हैं और पूरा इन्ना लिल्लाह राजिऊन भी नहीं लिखते, RIP और जान छुड़वाई, और किसी तो उसमें फिर ना बहुत मुख्तसर सी होती जा मुख्तसर रही शॉर्ट हैं हो ना? गई हैं। कोई आप short 15 होती सेकंड जा पे आ रही गए हैं। हैं, हाँ। टिकटॉक पे आ गए हैं, लोग सुनते नहीं हैं इतना कुछ। लेकिन जरूरत तो इंसान की यही थी, 2 कान हैं तो आप तवज्जो से सुने, 2 आंखें हैं तो चीज को पूरा देखें। हाँ। आप किसी से मिल रहे हैं तो उसे यकीन हो कि आप उसे मिले हैं, मिल रहे हैं, तो बिल्कुल। उस तरह फिर म्यूजिक तो इस तरफ ले आता है ना इंसान को कि आप तसल्ली से बैठें सुने।
कैथारसिस करें। आप भूखे हैं तो मुमकिन है म्यूजिक जो है थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो हटा दे। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं और सर भी हमारे साथ हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो जिस तरह अभी हुकूमत ने फ़ौरन जो है जितनी भी बाहर की चीज़ें थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो उससे कितना हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्या ये दुरुस्त फैसला है? दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हम लेस डेवलप्ड कंट्री की सफ में आते हैं। तो लेकिन उसमें यह है कि ये स्टेप बाय स्टेप करते, और चूँकि आप जब किसी मुल्क की दूसरे मुल्कों की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो अल्टीमेटली वो भी आपकी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो तकरीबन 50 बिलियन के करीब है, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 25 बिलियन आप समझ लीजिए, यानी तकरीबन हाफ हाफ है। यानी हम उनकी बनी हुई चीज़ें जो हैं, दूसरे मुल्कों की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो अपने मुल्क में ख़रीद रहे हैं, तो हम उनकी इकॉनमी को असल में प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आप अपने मुल्क की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, जैसे हम कहते हैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हाँ। तो ये वाला जो स्लोगन है ये अब आना चाहिए। अब हमें हमारे लोगों को अपने मुल्क की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी चाहिए और इम्पोर्टेड आइटम्स को कम कर देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना चाहिए, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया है वो अच्छा किया है, उससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व भी नहीं है और ना हमारे पास इतनी इनकम है टैक्स के ज़रिए कि हम उनको पे कर सकें इतना। तो ये अच्छा कदम है। और क्योंकि देखें ना, आपके जो पेट्स हैं उनकी भी खुराक बाहर से आ रही है, आपकी हाँ जो घड़ी है, आपका जो घर में आप कोई चीज़ उठा के देख लें तो आपको 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड नज़र आएंगे। तो जिस मुल्क, जो गरीब मुल्क है, वहाँ के अवाम इतने अमीर हैं कि वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं और वो मुल्क के ऊपर जो है वो एक बर्डन है। तो उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी था कि गवर्नमेंट जो है जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करे और उसको कहे कि वो ना लें, लेकिन जो ज़रूरी हैं वो तो जाहिर सी बात आएंगी, जैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगी, आपकी जो मेडिसिन है वो आएंगी, जो आपकी एसेंशियल जो इंपोर्ट्स हैं वो आती रहें, लेकिन जो लग्जरीज में आती हैं उनको बैन होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है और इसी के मुताबिक आपका भी इंपोर्ट बिल कम होगा और अब आप इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश होगी, आपके इंडस्ट्री के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होगा, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि दो पॉलिसीज़ हैं, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है जिसे हम IS पॉलिसी कहते हैं और दूसरी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, EP पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट को अब अगर इंपोर्ट को बैन किया है तो उस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट भी इधर तैयार करना पे तवज्जो देनी चाहिए और उसके लिए जो वो इंडस्ट्री है जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट तैयार कर रही है उसको टैक्स के हवाले से कंसेशन देनी चाहिए, उनको सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री फ्लरिश हो और वहाँ पे हमारा जो है इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाए। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टैक्स टू GDP रेशो है वो आप ज़रा पिछला 20-25 साल का उठा के देख लें तो आपका तकरीबन 9 to 11% के दरमियान जो है वो वेरी कर रहा है। इंडिया का जो है वो 16-17% से भी अबव जा रहा है। तो आप जब तक अब टैक्स लगाएंगे तो वो गवर्नमेंट कोई भी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है टैक्स लगाना, लेकिन ऑलरेडी इतने टैक्स लगे और हाँ जी, वो लोग यही कहते हैं ना कि ऑलरेडी उसके लिए ज़रूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन कम करके डायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन बढ़ाया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस वही लोग पे करेंगे जो कि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है या जो इनकम टैक्स है वो लोग। सेल्स टैक्स जब आप बढ़ाएंगे तो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। अच्छा, सेल्स टैक्स में भी हम जाएं, अभी हम कोई चीज़ परचेज करने जाएं, अच्छा डिफरेंट है। अभी हम अगर किसी इवन के ग्रॉसरी लेने भी जाते हैं तो प्रोडक्ट पे जो आपका होता है कि आपकी ये चीज़ इतने की है प्राइस, लेकिन जब आपका बिल आता है उसके ऊपर डबल टैक्सेस होते हैं, आपके सर्विस पता नहीं कौन कौन से उठा के बीच में ऐड करके, और मैं तो ये परेशान हो जाती हूँ जो बिल बनता है कि इतनी चीज़ें नहीं है जितना बिल बन गया है। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है गवर्नमेंट के पास। देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना वो उसके पास अर्निंग के जो सोर्स होते हैं उसमें जो मेजर सोर्स होता है वो टैक्स होता है
या दूसरा सोर्स ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करे और उससे अर्न करे। एक्सपोर्ट का हालत ये बताई है मैंने कि आधी आपका जो 50 बिलियन की अगर आपकी इंपोर्ट है तो 25 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है। इसका मतलब है 25 बिलियन आपने उनको देना है। तो 25 बिलियन आप अर्न कर रहे हैं, 50 बिलियन आप दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। तो वहां से भी समझ लें कि आपको कोई अर्निंग नहीं हुई। तो गवर्नमेंट के पास अब क्या रह गया? टैक्स रह गया। या फिर गवर्नमेंट क्या करे? कर्जा ले। अब जो कर्जा है उसकी अपनी एक कॉस्ट है जो आप भी पेयर करेंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी पेयर करेंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि टैक्सेस का सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाए और उसमें जो पोर्शन है जो हमारे यहाँ ये है कि जो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट उन्हीं के ऊपर टैक्स बढ़ाती जा रही है, बजाय इसके कि उन शोबों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए जो लोग टैक्स देते नहीं, टैक्स एवेजन करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपका जो कर्जा है वो भी आपको कम लेना पड़े और वही पैसा गवर्नमेंट जो है वो लोगों की फलाह के लिए खर्च कर। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम, आपने एक बुक भी उठाई थी, कौन सी बुक है? ये आपकी अपनी बुक है? नहीं, ये हमारे दोस्त हैं खलीक अंजुम साहब, गोजरी जुबान में। अच्छा, उन्होंने शायरी की। जी हाँ, कश्मीर से उन्होंने भेजी थी। अच्छा। तो इसमें से आज क्या इसमें आप शायरी सुनाने जा रहे हैं हमें? जी हाँ, वो एक गजल है उनकी। और वो हमें समझ आ जाएगी, वो इतनी मुश्किल नहीं है। अपने मुल्क की सब जुबानें जो है मुंह में। बिल्कुल ऐसे गोजरी जुबान थोड़ी पटवारी जुबान से मिलती। जी हाँ, जी हाँ। ये मैं तर्ज में सुनाता हूँ आपको। ये तर्ज के बगैर सुना दूं? जैसे दिल करे सुना दो। हाँ। तकती में रही तू आयो ना अड़िया, थक भी गई तू आयो ना अड़िया। तकती में रही तू आयो ना अड़िया, थक भी गई तू आयो ना अड़िया। सुर्खी में लाई तू आयो ना अड़िया, कजली में पाई तू आयो ना अड़िया। जिंदड़ी में गाली ते बन गई सवाली, दिया ते बत्ती बथेरी में बाली। रोती भी रही तू आयो ना अड़िया, बुढ़ड़ी में होई तू आयो ना अड़िया। राता न जागी ते सुती न मासा, छड्डी खुदाई ते छड़या में हासा। बंजली बजाई तू आयो ना अड़िया, छानी खुदाई तू आयो ना अड़िया। ताना भी जगह बथेरा में लिया, मन्नत में मनी ते सजदा में किया। चादर चढ़ाई तू आयो ना अड़िया, वंडी मिठाई तू आयो ना अड़िया। ये उनका। वाह, क्या बात है। तू आया ना अड़िया। हाँ, ए तू ना आया। अरे और जालिम तुम हर बात में ना मिठाई लाजमी है। हाँ। अब ये नहीं समझ आ रही हम मिठाई किस चीज की उसमें महंगाई बढ़ने में। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो महंगाई खत्म क्यों नहीं हो रही? महंगाई खत्म क्यों नहीं हो रही? अच्छा, ही वही बात आ गई कि हम लोग महंगाई का जो है ना डेली ऐसे वो आप बैठे रहते हैं कि अभी अच्छा अभी आया, अभी कुछ नया आ जाएगा, अभी कुछ नया इजाफा हो जाएगा, अभी आपके सब्जियां, आपके फल, आपके अभी जैसे पेट्रोल बढ़ा है तो इससे जो चीजें दीगर मसनूआत होंगी पेट्रोलियम से रिलेटेड वो भी बढ़ गई, तो उससे भी आपके जो है वो इजाफा ही हो गया मजीद एक किस्म का। तो दिन ब दिन जो है ना वो टेंशन और एंजाइटी और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और हर तबका मुतासिर होता है। पाकिस्तान में एक सर्वे किया गया है और उसमें इसी का इम्पैक्ट देखा गया और उसमें ये बताया गया है कि ये महंगाई की वजह से और बाकी भी इश्यूज हैं, लेकिन ज़्यादातर महंगाई की वजह से पाकिस्तान में 50% लोग जो हैं डिप्रेशन में,
हाँ। और स्वेयर डिप्रेशन में, और 33% जो है वो मॉडरेट डिप्रेशन में। यानी इसका मेजर जो इफेक्ट आ रहा है वो ये कि आपकी जो ज़हनी हालत है वो खराब हो रही है। जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे, हाँ जी, रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन वो उतनी चीजें अब नहीं खरीद सकते, तो लोग क्या करें। हमारे यहाँ वैसे भी जो डिपेंडेंसी बर्डन है वो 7 है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा 7 लोगों को जो है वो पाल रहा है। अब जब अगर एक बंदे के ऊपर वो प्रेशर अब ज्यादा बढ़ता है तो वो और ज्यादा साइकोलॉजिकल जो है उसके ऊपर दबाव आता है। अच्छा, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे चल रहे हैं, थोड़ा हम माहौलियाती उस पर बात कर लेते हैं कि हमारी जो इस टाइम गर्मी जो है वो शदीद, एकदम तो इस टाइम फरवरी में ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा हमारा माहौल बहुत ज्यादा गर्मी। अब मुल्तान नहीं, पूरी दुनिया ही मुल्तान बनी हुई है। ऐसे ही हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट आए हैं, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने से, जिस तरह हमने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के अपनी अपनी गाड़ियां निकाल कर दिखा रहे हैं, मैं इन गड्डी ली है, इस अंदाज में चल रहे हैं, तो उससे जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक कॉज ये है। दूसरा, हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन सर कह रहे थे कि हमने बेदरीग और बेदिली से काटे हैं, कोई लाखों के करीब हाउसिंग सोसाइटीज ने दरख्त काटे हैं, और उसकी वजह से आपका इस मरतबा मैंगो जो है वो 60% यील्ड उसकी कम है, रेट्स बहुत हाई हैं। अब ये भी गरीब के हाथ से गया जो आपके हाथ आसानी से आ जाता था। अच्छा, हम ये समझते हैं मुल्तान क्योंकि एक मशहूर यहाँ का समझा जाता था, यहाँ का आम जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर, बिल्कुल। तो अभी उस तरीके से तो दरख्त जो है जितने तेजी से काटे गए, और ये फूल तो है नहीं, तो ये तो फ्रूट है जिसको टाइम फ्रूट लगता है, और इसके और लोगों की बड़ी मेहनतें हैं, जी बड़े पुराने और बड़ी एक मिथ है, आप डॉक्टर साहब के कहते थे बेटा पालना और आम का दरख्त पालना बराबर होता है, इतनी केयर होती है। और बेदरी तरीके से जब ये काटते हैं और उस पर डेड जो है ना बिल्डिंग्स उठा देते हैं, उसकी बजाय आप इन सोसाइटीज को वहां ले जाएं जहां ये दरख्त ना हो। जी हाँ, आप वहां पर अपनी इंजीनियरिंग आजमाएं ना। दुनिया तो इस बारे में बहुत सियानी है, हमने थोड़ा सा इसको कि जी जहां अच्छे रकबे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसी पर ही जाके हमने उसको किल कर दिया। तो फिर नेचर को आप जब छेड़छाड़ करते हैं वो अपना बदला लेती है, और हम उसमें कुछ भी नहीं। यानी इस वक्त ये खास तबका है जो अपने आप को यानी किसी और को नहीं देखता है, कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। इस तबकाती कशमकश में वो भी इसका सुखी नालसीनी साढ़े वेंदी ये होगा। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, हम माहौलियाती तब्दीली पे बात कर रहे थे फ़हीम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने जितनी बेदली से दरख्तों को काटा है उतनी तादाद में लगाए नहीं है। अच्छा, डिफरेंट मंसूबे हम शुरू करते हैं, पौधे भी लगाने पे बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों ने काम किया इमरान खान साहब के दौर में। हाँ जी, उसमें एक थोड़ी सी अर्ज ये करता चलूं कि उनकी संभाल भी करना चाहिए हमें। पौधे लगा तो दिए, पर उनकी लुक आफ्टर जो है, और इसमें कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम तस्वीरें बनवाने के माहिर हैं। अगर एक दरख्त आपने लगाया है, आपके घर के सामने है या आपके इलाके में है, तो आप अपने बच्चों समेत एक प्रोजेक्ट ले लें कि जी इसको पानी हमने देना है। तो इतनी बड़ी फोर्स तो नहीं हो सकती है हुकूमत के पास, जो भी हुकूमत है, कि इतने दरख्त लगाने के बाद फिर उनको आपने और थोड़ी सी केयर करनी है, ज्यादा नहीं। ये फितरत है, फितरत तो हमें पालती है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद भी खाते पीते हैं, हमें भी खिलाते हैं। बिल्कुल, साया भी रिज्क है, फ्रूट भी। तो ये जो दरख्त लगाने का मनसूबा है, हर हुकूमत को उसमें शात होना चाहिए, इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारी आने वाली नस्लों को शेड मिले, नहीं तो हम उन्हें नंगा आसमान दे के जा रहे हैं, आग बरसाता आसमान। तो ये हमारी हर किसी की जिम्मेदारी, हुकूमती ही नहीं है। तो यानी फ्रूट ट्रीज भी काटे आपने, सायेदार दरख्त भी काटे आपने, उस जगह डेड बिल्डिंग्स भी तामीर कर दी आपने, लोगों को अल्टरनेट भी नहीं दिया, औने पौने दामों ज़मीनें लेके उनको भगा दिया है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनसे नेचर खुश तो नहीं होती है। उन परिंदों की आहें लगेंगी आपको। अच्छा, जब अब आपने एक टाइम में इस मुल्क में 3 जंगलों में आग लगी हुई थी, शेरानी जंगल फॉरेस्ट में बलोचिस्तान में, मारगला में, ऐसे ही कहोटा के या कोहाट के। तो दुनिया में जो दरख्त हैं उनको जब आप बेदरीग काटेंगे तो फितरत आपसे बदले लेगी। आप केयर नहीं करते हैं। मारगला कई मरतबा मैं जाता हूँ तो इतने केयरलेस लोग हैं, वो सिगरेट पी के वहाँ फेंक रहे हैं, उनको रोकते भी हैं। हमसे तो वो बंदर अच्छे हैं जो केयर करते हैं कुछ चीज़ों की। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगी।
जाहिर सी बात है, हमने अपनी आबो हवा को चेंज जो किया है तो फिर उसको हमने उसमें उसको खुद बेहतर भी तो करना है ना। बहुत सारी चीजें हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां, हमारे जो अपने फराइज हैं, हम उनसे भाग जाते हैं। और हम ये चीजें कुछ हमारी ऐसी होती हैं कि हम सारा का सारा उठा के ना कुछ हुकूमत के ऊपर और लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि यही करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदाराना अवामी रवैया है। अवाम खुद को बहुत जल्दी पाक कर लेती है। हम अपना माइक्रो क्लाइमेट ठीक करना शुरू कर दें, मुल्क सारा ठीक हो जाएगा माहौलियाती हवाले से। अच्छा, फिर ये भी है ना, हमारे यहाँ पे बिल्कुल एहतियात नहीं करते, गंद वहीं फेंक देंगे, कचरा उठा के वहीं फेंक देंगे, चीज़ों की मतलब आपने अपने जस्ट घर को साफ करना है तो ये मुल्क भी तो हमारा है, इसको भी तो साफ करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारा अपना घर है, इसका इमेज भी जाना है तो वो हमारी वजह से ही जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ऐसी हैं, अहम है कि अच्छा सर, आप क्या समझते हैं इसके अलावा हमारे एक तो हमने बात की महंगाई पे, और क्या क्या हमारे मसाइल हैं जिस पे आप समझते हैं कि हुकूमत के जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए? हमारे मसाइल ये हैं कि पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग पहली बात है कि टैक्स नहीं देते, तो हमें टैक्स जो है उसको देना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं कि हमने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट हमें उसके बदले में क्या दे रही है। दिस इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट उसको जहाँ पर भी, क्योंकि आपने उसको वोट दिया हुआ है, वोट देने का मतलब ही ये है कि आपने गवर्नमेंट को ये दे दिया है हक कि वो उस पैसे को जहाँ चाहे इस्तेमाल कर ले। तो अब वो टैक्स दे के हम उसको जतलाते हैं कि जी हमने टैक्स दिया है और उसके बाद अब हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट उसके मुताबिक अपनी उनको करेगी, एलोकेट किए। गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करती है, और गवर्नमेंट के पास जो ज़ाहिर सी बात है दादो शुमार होते हैं वो आम लोगों के पास नहीं होते, और गवर्नमेंट उसके मुताबिक एलोकेट कर रही होती है कि हमें कहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो हम टैक्स का कल्चर जो है उसको प्रमोट करें ताकि टैक्स जो है, टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में बढ़े। जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक आपका मुल्क जो है मकरूज रहेगा। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कर्जा ना ले, महंगाई ना हो, तो पहले फिर आप अपने आप से शुरू करें और टैक्स देना शुरू करें। हम में से कितने लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे, या उनके पास जो भी वो उसको शो ही नहीं करते हैं कि हमारे पास क्या एसेट्स हैं हमारी। हाँ, बिल्कुल। तो एक्चुअली हमें खुद से, जैसे अभी सर फ़हीम साहब बता रहे थे कि हमें अपने उससे आगाज़ करना है, अपने आप से शुरू करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला तो हमें टैक्स कल्चर को प्रमोट करने, टैक्स सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, इससे बहुत सारे मसाइल जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के हल हो जाएंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि हम लोग सेविंग्स बहुत कम करते हैं। हम लोग, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम खर्च ज़्यादा करते हैं, हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हैं। तो जिस तरह सहूलियात बढ़ती जा रही हैं, आपको फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, लोगों का जो है वो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसके मुताबिक, लेकिन वो एक खास मतलब तबका है, वो आप उसको देखा देखी सब लोग कोशिश करते हैं कि हम वैसा बनने की कोशिश करें। तो उसके लिए फिर वो जाहिर सी बात है कि उस हद तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, या जो उनके ऊपर प्रेशर आते हैं सारे। तो आप अपने चादर देख के जो है ना वो पाँव फैलाएं और उसके मुताबिक जो है वो एक्सपेंडिचर करें, सेव करें। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ जाएंगे तो वो फौरी तौर पर कहेंगे जब हमें कहीं जॉब मिल जाए। हाँ। जैसे अभी फ़हीम साहब ने शुरू किया हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी ज़रूरी है कि आप खुद से अपना जो है वो कोई, आप खुद एम्प्लॉयर बने। हाँ। आप लोगों को जॉब देने वाले बने, बजाय इसके कि आप इसमें होते हैं जी हमें जॉब कहाँ पे मिल जाएगी। जॉब ना करें, खुद जो है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, स्मीडा मौजूद है, और अगर हम स्मीडा की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे उन्होंने 200 के करीब बिजनेस प्लान दिए हुए हैं। गवर्नमेंट उसके लिए कर्जा देने को तैयार है हमारी यूथ को। तो यूथ को मतलब हमें एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर स्किल, उनकी स्किल बढ़ाने के ऊपर ज़रूरत है कि जो यूथ है वो हमारी ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो। जिस मुल्क के अंदर स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी पीपल होते हैं, और अल्लाह का ये शुक्र है कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं। अच्छा, लेकिन सर वही बात आ जाती है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ इस तरह का बना दिया है कि अब जस्ट बच्चों में भी ये चीज़ आ गई है कि आपने जस्ट डिग्री लेनी है,
बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ घुसी हुई है। एक बच्चों की होती है ना कि आपने तरबियत करनी है, कि आपने उनको लीडरशिप की तरफ लेकर जाना है, वो चीज़ नहीं है। टीचर्स भी जो है वो उस तरीके का आप नहीं समझते कि रोल उनको प्ले करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। ये जो है असल में जो रोल होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो है फैमिली, खानदान। अब फैमिली के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को, अब माँ के पास, बाप के पास, वो उनकी तरबियत कर रहा है सेलफोन, डोरेमोन कर रहा है। तो फैमिली तो बच्चों के ना फेवरेट, हाँ जी, फैमिली ने अपना रोल प्ले करना छोड़ दिया है। माँ के पास भी मोबाइल है, सब बच्चों के पास भी है, वो अपने अपने सेल फोन में सब करीब बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। इसके बाद कम्युनिकेशन गैप है। फिर मतलब इदारों के अंदर फिर आप देखें तो फिर आपकी मजहब का बड़ा रोल है, दीन का बड़ा रोल है, मस्जिद का बड़ा रोल है। मस्जिद अपना रोल प्ले करे। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है, वहाँ पर टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर यही है कि टीचर आए, वॉमिटिंग करे और चला जाए, ये नहीं है। जब तक वो अपने बच्चों को की ग्रूमिंग नहीं करेगा, उनको नहीं बताएगा कि आपके लिए क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं, तब तक वो बच्चे मजीद जो है वो, इसके बाद वो इसीलिए पूछते हैं कि अब क्या करें, नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट क्या है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और फ़हीम आपका भी बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। जाते हुए आपसे एक सॉन्ग और सुनेंगे हम, और इसके साथ ही नाजरीन आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, और इसके साथ ही अपने वीकेंड को बहुत इंजॉय करिएगा। फ़हीम से जो है हम सॉन्ग सुनेंगे। बड़े खुलूस से दुनिया फरेब देती है, बड़े वसूक से हम एतबार करते हैं। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन हमें रास आएगी शायद सदा आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा जी, लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूँगी सर, कोई हमारे अवाम को भी और हुकूमत को भी, कि फ़ौरन क्या इक़दाम करें और जो अवाम के लिए जो है वो रिलीफ उनको मिल सके। कोई लास्ट मैसेज अवाम के लिए तो यही मैसेज है कि हमें सिंपलिसिटी पे आना चाहिए, और अपनी जो इनकम है उसके मुताबिक ही खर्चे करने चाहिए। और गवर्नमेंट के लिए भी यही मैसेज है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको कम करे
और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बढ़ाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।